हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे जो जल के द्वारा अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक जो आकृतियाँ बनाई जाती है उनके बारे में, कि जल जब बहकर जाता है तो जहाँ पे जल कुछ मटेरियल को उठा के ले जा रहा है वहाँ पर कौन सी आकृतियाँ बनेगी, और जहाँ पर डिपोजिशन कर रहा है यानी कि जहाँ पर जमा कर रहा है वहाँ पर कौन सी आकृतियाँ बनेगी, इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर बहुत सारी जगह पर आपको पढ़ाया जा रहा है ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के लिए, लेकिन दोस्तों मैंने देखा है, मैंने उन चैनल्स पर जाकर उनके वीडियोस पर विजिट किया है, उनके वीडियोस भी देखे हैं, लेकिन दोस्तों मेरा कहना यह है कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी डीपली, काफ़ी गहराई तक जा रहे हैं। जैसे एक उन्होंने टॉपिक लिया कि समुद्र और महासागरों का निर्माण, महासागरों के निर्माण में वो इतना गहराई में चले गए कि वो आपके सिलेबस से आउट हो गया। मीन्स आपका जो सिलेबस है लैब असिस्टेंट के लिए, जो सिलेबस चयन किया गया है वो 11th-12th ज्योग्राफी सिलेक्शन की गई है, और 11th-12th ज्योग्राफी में जितना मैटर, जितना ऊपर से सरफेस से ऊपर से जो मैटर दिया गया है वही पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर मैं कहूँ जैसे कि मान लीजिए आपका एक पॉइंट अपन कोई सा भी लेते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, जलवायु अगर अपन ले लेते हैं तो उसमें साफ दिया हुआ है कि भारत में कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कोपेन का जन्म कहाँ हुआ था, वो कब किस तरीके से उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया, उसने विश्व का जलवायु वर्गीकरण में पढ़ाने लग जाऊँ, राजस्थान का जलवायु कोपेन के द्वारा मैं पढ़ाने लग जाऊँ और बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाऊँ, तो इसमें आपका टाइम खराब करना है। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो 11th और 12th ज्योग्राफी में है, और मैं सिर्फ आपको वही पढ़ा रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में आने वाला है। आप ज़्यादा गहराई में जाकर आप अपना टाइम खराब करेंगे, इतनी जल्दी आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों बचकर रहिए, इन सब चीज़ों से बचकर रहिए, और आपको सिर्फ 11th और 12th ज्योग्राफी पढ़नी है, क्योंकि अगर आप गहराई में जाओगे तो आपका कभी भी सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत सारा आपका सिलेबस छूट जाएगा। और निश्चिंत रहिए, उन कमेंट करने वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। पूरा सिलेबस 11th-12th का पूरा सिलेबस पेपर जो सेकंड है, जो आपका सब्जेक्ट पेपर है, उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपना जो फर्स्ट पेपर है जिसमें राजस्थान का जीके, कल्चर और ज्योग्राफी है, वो आप अपने स्तर पर तैयार कीजिएगा, और बाकी जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो तैयार मैं करवाऊंगा, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो। चलो दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं जल के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक आकृतियां। कुछ चीजें आपको पहले से समझ लेनी चाहिए कि जल कौन सी जगह पर अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक आकृतियां बनाएगा। दोस्तों, जल वहीं पर तो अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक आकृतियां बनाएगा जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है। जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहीं पर तो जल क्या होगा, बहेगा, और बहेगा तभी तो आकृति बनाएगा। तो एक चीज तो सीधा सा यह है कि जहां पर आर्द्र क्षेत्र होंगे, वर्षा बहुत ज्यादा होती है, वहां पर जल अपनी जो गति से अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पवन जो है वो सूखे क्षेत्रों में आकृतियों का निर्माण करता है, समुद्री धाराएं समुद्र के तटों पर आकृतियों का निर्माण करती है, भौम जल भूमि के अंदर अलग प्रकार की आकृतियों का निर्माण करते हैं, ग्लेशियर जो ऊंचे ठंडे मरुस्थल है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर आकृतियां बनाएगा। तो कॉमन सा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जल के द्वारा निर्मित की गई आकृतियों वाला स्थान है शुष्क मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल, इसके अलावा और कोई क्षेत्र दे दे, और एक आर्द्रता युक्त वाला क्षेत्र यानी कि जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो आपका आंसर होगा बहुत ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में जल अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक आकृतियों का निर्माण करता है। अच्छा दोस्तों, ये चीज पहले ही देख लेते हैं। जल के द्वारा जो अपरदनात्मक आकृतियां बनाई जाती है वो दो तरीके से बनाई जाती है। एक तो होती है परत अपरदन के द्वारा, और एक होती है अवनालिका या रेखीय अपरदन। आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आपका सरफेस है, ये धरातल है, सीधा सा आप ये देख लेना। जब मैं लाइन खींचता हूं अपनी जमीन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, अपनी जमीन की, समतल जमीन की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर बारिश होगी तो एक तो क्या होगा, एक बहुत बड़े क्षेत्र में पानी जो है एक परत के रूप में बहे, एक चादर के रूप में पानी बहे। क्लियर है? तो परत के रूप में यानी कि चादर के रूप में जब पानी बहेगा तो बहुत बड़े क्षेत्र की मिट्टी को बहा कर ले जाएगा। वो पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र, जैसे मान लीजिए इधर से पानी बह के आ रहा है तो इतने क्षेत्र की पूरी मिट्टी को बहा कर ले जा रहा है, यानी कि एक परत के रूप में वो क्या कर रहा है, अपरदन कर रहा है, यानी कि पूरी की पूरे क्षेत्र की मिट्टी को हटा रहा है। तो वो क्या होता है, परत अपरदन। क्लियर है? रेखीय या अवनालिका अपरदन क्या होता है, यानी कि बड़ा क्षेत्र है लेकिन उस बड़े क्षेत्र में सभी पानी जो है, इधर से जो पानी है वो इधर आ रहा है, इधर से पानी इधर आ रहा है, यानी कि दोनों साइड से पानी एक जगह एकत्रित होकर फिर एक नली के रूप में बह के जा रहा है।
यानी एक रेखा के रूप में बहकर जा रहा है। तो वो कहाँ अपर्दन करेगा, वो इस बेल्ट में अपर्दन करेगा, एक नली बनाएगा, है ना, एक क्या बनाएगा, रेखीय संरचना बनाएगा। तो दो तरीके से जल अपर्दन का कार्य करता है, एक तो परत के रूप में और एक अवनालिका यानी कि नली के रूप में या रेखीय आकृति के रूप में। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? तो आगे क्लियर है तो आगे देख लेते हैं अपन कि जल के द्वारा किस तरीके से आकृतियां बनती है, फिर अपन जल के द्वारा निर्मित आकृतियों का विकास पढ़ेंगे, है ना, उनका विकास किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि जल के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती है, जो आकृतियां निर्मित की जा रही है, वो कहाँ पर की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है। दोस्तों ये आपका क्या है, धरातल है। क्लियर है? अंतर्जनित बल ने काम किया, यानी कि जैसे कि प्लेट विवर्तनिक, अंतर्जनित बल की बात करता हूं तब मैं ज्वालामुखी प्लेट विवर्तनिक की बात करता हूं, क्योंकि इन्हीं दोनों बलों की वजह से पर्वत पर धरातल पर क्या होता है, उच्चावच आता है। जो भी पर्वत, जो भी पठार बने हैं वो किसकी वजह से बने हैं, ज्वालामुखी की वजह से। और आपके प्लेट टेक्टोनिक क्या है, पृथ्वी के गर्भ में कुछ चट्टानें हैं जो अपन ने पहले प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी थी, जो 7 मेजर थी और बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें हैं, वो क्या करती है, मूव करती है, चलती रहती है। अब वो जब चलती है, इसके कारण भी अपन ने पढ़ा था, वेगनर ने अलग बताया था, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया था। तो आप पिछले वीडियो में इसे देखें। दो वो प्लेटें चलती है तो वो क्या करती है, कभी कभार एक दूसरे से टकरा जाती है, कभी कभार एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, नीचे धंस जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जैसे टकरा रही है तो दोनों में मोड़ पड़ के क्या होगा, धरातल के ऊपर क्या होगी, एक आकृति बन जाएगी। जैसे इधर से एक प्लेट आ रही थी, एक इधर से प्लेट आ रही थी, दोनों क्या हो रही थी, एक दूसरे के सामने गति कर रही थी, और ऐसी गति करने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें ये चट्टानें वलित होकर क्या हो रही है, ऊपर की ओर ऐसे आ गई। तो यहाँ पर एक पर्वतनुमा आकृति का निर्माण हो गया। क्लियर है? यानी कि ये पर्वत किसने बनाया, अंतर्जनित बल ने। क्लियर है? अब इस पर्वत को बराबर करने का काम कौन करेगा, बहिर्जनित बल, है ना, यानी कि अपर्दन, निक्षेपण और अपक्षय के द्वारा ये पर्वत अब टूटेगा, और टूटने के बाद में फिर वापस क्या बन जाएगा, समतल मैदान बन जाएगा। इसी तरीके तो आकृतियां होती हैं, आकृति एक जैसी न रहकर हमेशा क्या होती है, उसमें चेंजेस, बदलाव आता रहता है। तो देखिए, अब पहली बात तो यह है कि जब यहाँ पर बारिश हो रही है तो बारिश होने की वजह से क्या होगा, जल क्या होगा, गति करेगा ना। क्यों गति करेगा, ढाल प्रवणता की वजह से, क्योंकि ढाल है ना, इसलिए जल गति कर रहा है। अब ढाल की वजह से जल गति क्यों कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो रहा है कि ये ऊपर वाला जल जो है नीचे की ओर बह के आ रहा है, और दूसरा ढाल है ना, यहाँ पर ढाल प्रवणता पे ही ग्रेविटी फोर्स काम करता है। तो ये बहकर जब आ रहा है तो यहाँ पर तो इसकी क्या होगी, गति तेज होगी, क्योंकि यहाँ पर ढलान तेज है, और जहाँ पे ढाल प्रवणता अधिक होगी पानी की गति भी तेज होगी। और जैसे ही समतल क्षेत्र में आएगा पानी की गति भी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। अब अपन ने ये देखा था कि बहता हुआ जो पानी होता है ना तेज गति से, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है ना। अब ये गतिज ऊर्जा क्या करती है, यहां से क्या करेगी, इन पदार्थों को बहाकर अपने साथ में लाएगी। क्लियर है? इन पदार्थों को बहाकर अपने साथ में लाएगी, और जैसे ही समतल मैदानों में या कम ढलान वाले क्षेत्रों में आ जाएगी, इनकी गति धीमी हो जाएगी, और धीमी होने पर इनके साथ में जो भी मटेरियल्स आए हैं उनको ये जमा करने लग जाएगी। समझ रहे हो यहाँ तक? अब इस तरह से समझ कि जो ढलान, अगर ढाल प्रवणता अधिक होती है, क्या होती है, ढाल प्रवणता अधिक होती है, तो ढाल प्रवणता में जल की गति क्या होती है, अधिक होती है। जल की गति क्या होती है, अधिक। और जब जल की गति अधिक होती है तो कटाव कौन सा होता है, अधोतल कटाव होता है। कौन सा होता है, अधोतल कटाव। दूसरा, अगर ढाल प्रवणता कम होती है, ढाल प्रवणता कम होती है, तो फिर कटाव कौन सा होता है, पार्श्व कटाव होता है। सर ये क्या है, तो ये मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जब ढलान अधिक है, यानी कि यहाँ पे ढलान अधिक है, तो उस टाइम पे जल कहाँ पर कटाव करेगा, जल कौन सी जगह से कटाव करके पदार्थों को अपने साथ में ले जाएगा। तो जब ढलान अधिक होता है तो ढाल प्रवणता अधिक होगी ना, तो ढाल प्रवणता अधिक होने पर जल की गति भी क्या होगी, तेज होगी, यानी कि जल तेज गति से बहता हुआ आएगा। और जब तेज गति से बहता हुआ जो जल होता है ना, वो किनारों पर कटाव न करके तल पर कटाव करता है। तल पर मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जल, नदी का जल बह रहा है,
तो नदी का जल किनारों पर कटाव न करके क्या करेगा, तल पर, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये नदी का भराव क्षेत्र है। यहाँ पर इसका तल है और यहाँ पर इसकी सतह है। तो अगर पानी का स्पीड तेज है तो पानी कहाँ कटाव करेगा, इस पे, तल पे कटाव करता है। तो ढाल प्रवणता अधिक होती है तो अधोतल कटाव होता है, और ढाल प्रवणता कम होती है, यानी कि ढलान अगर कम होता है तो पानी की गति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और पानी की गति कम होती है तब ये क्या करता है, पार्श्व कटाव करता है, यानी कि किनारों पर कटाव करता है। और जब और भी कम हो जाती है ढाल प्रवणता तो फिर ये कटाव करने के बजाय क्या करता है, निक्षेपण करने लग जाता है। अपर्दन करने के बजाय क्या करने लग जाता है, जमा करने लग जाता है, जो अपने साथ में पदार्थ बहाकर लाया है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, जब ढाल प्रवणता अधिक होगी तो यहां पर क्या होगा, पानी तेज गति से बहकर जाएगा। और पानी तेज गति से बहेगा तो क्या होगा, ये धरातल है तो इसमें ऐसे वी आकार की घाटियों का निर्माण होगा। लेकिन ये वी आकार की घाटियां क्या होगी, कम गहराई वाली होगी, यानी उथली होगी, उथली वी आकार की घाटियां होगी। फिर इसके बाद में जब नदी कहां से कटाव करेगी, तल से, तो नदी तल से कटाव करते करते इन घाटियों को क्या कर देगी, बहुत ज़्यादा गहरा कर देगी। ये दूसरी अवस्था होगी जब नदियाँ इस तल को कटाव करते हुए, जो अधोतल का कटाव करते हुए नीचे से घाटी को जो है और भी गहरा कर देती है। और फिर जब ये धीरे धीरे कटाव करते करते जब धरातल के समानांतर आ जाती है, धरातल के बराबर आ जाती है, तो फिर क्या होगा बताओ, नदी के बहाव में गति बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी कि ढाल प्रवणता कम हो गई। इसलिए अब नदी तल में कटाव न करके कहाँ कटाव करेगी, किनारों पर पार्श्व कटाव करेगी, है ना। और पार्श्व कटाव करके जिस तरीके से ये पर्वत था, और इस पर्वत को पहले इसने वी आकार की छोटी घाटी बनाई, फिर इसने वी आकार की बड़ी घाटी बना दी, और फिर पार्श्व कटाव किया, और पार्श्व कटाव करते करते इस पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया, इसने समतल कर दिया, बराबर कर दिया। इस तरीके से ये क्षेत्र क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बराबर होने के बाद में क्या हो गया, मैदान बन गया ना। लेकिन इस जो चट्टान थी, ये जो पर्वत था, इस पर्वत में कुछ कठोर चट्टानें भी थी जो जल के द्वारा नहीं तोड़े जा सकते, उनको जल के द्वारा उनको कटाव नहीं किया जा सकता। तो वो क्या होगी, यत्र तत्र इधर उधर बिखरी हुई अपने को दिखाई देगी। कठोर चट्टानें जो समतल मैदान में ऐसे उठी हुई कहीं कहीं पर अपने को दिखाई देगी। जैसे ये समतल मैदान बन गया, और ये जो समतल मैदान बन जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं पेनी प्लेन। क्या कहते हैं, पेनी प्लेन। और इस पेनी प्लेन मैदान में जब यत्र तत्र कहीं पर उठी हुई चट्टानें, कठोर चट्टानें अपने को दिखाई देती है, इन्हें कहते हैं मोनाड नॉक। क्या कहते हैं, मोनाड नॉक। याद रखना है दोनों चीजें, मोनाड नॉक क्या होता है और जो पेनी प्लेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों चीजों को आप याद रखोगे। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ, जो अंतर्जनित बल ने कार्य किया, और अंतर्जनित बल करके जब यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी जो है वो कटाव का काम कर रहा है। जब ढलान तीव्र होगा तो वो अधोतल का कटाव करता है, घाटियों का निर्माण करता है, घाटियाँ गहरी होती जाती है, और जब ढलान कम हो जाता है तो पानी पार्श्व अपर्दन करने लग जाता है, और पार्श्व यानी कि किनारों पर अपर्दन करते करते इस पूरे क्षेत्र को क्या कर देता है, समतल कर देता है। और समतल जब हो जाता है ये क्षेत्र, तब इसको पेनी प्लेन कहा जाता है। और इस पेनी प्लेन में यत्र तत्र कहीं कहीं पर अपने को बिखरी हुई चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अपन मोनाड नॉक कहेंगे। यहां तक क्लियर है, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये जो आकृतियां बनी, अब देखो ये जो पूरा पर्वत था ये क्या हो गया, एक पेनी प्लेन बन गया, एक पूरा समतल मैदान बन गया। और इस पेनी प्लेन में कहीं कहीं पर चट्टानें पड़ी हुई है, जो कठोर चट्टानें हैं उन्हें अपन मोनाड नॉक कह देते हैं। तो यहां से लेकर एक उठी हुई आकृति से लेकर एक पेनी प्लेन बनने तक कुछ इसके क्रमबद्ध विकास हुआ है ना इसका। तो क्रमबद्ध विकास को अपन 3 अवस्थाओं में देख सकते हैं, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धा अवस्था। अब देखिए युवा अवस्था में क्या था दोस्तों, युवा अवस्था में क्या था, वी आकार की घाटी बनी लेकिन उसकी गहराई कम थी। फिर प्रौढ़ अवस्था में क्या हुआ, इस वी आकार की घाटी की गहराई और ज्यादा बढ़ गई, यानी कि घाटी तो वी आकार की ही है लेकिन इसकी गहराई ज्यादा हो गई। यूं आकार की जो घाटियां बनती है, यूं आकार की घाटियां बनती है हिमनद से, है ना, और वी आकार की घाटियां बनती है जल से। उसको अपन आगे बात करें तो दूसरी प्रौढ़ अवस्था में क्या हो गया, वी आकार की घाटियों की गहराई बहुत ज्यादा हो गई,
है ना। फिर पार्श्व अपरदन हुआ और पार्श्व अपरदन होने के बाद में ये प्लेन मैदान बन गए और प्लेन मैदान बनने के बाद में इस मैदान में गोखुर झीलें, नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, इस प्रकार की आकृतियां बनी। अब देखते हैं युवा अवस्था में क्या है। युवा अवस्था में वी आकार की उथली घाटी बनी, हाँ बिल्कुल उथली आकार की घाटी बनी थी। मैदान बिल्कुल अनुपस्थित थे, यानी कि मैदान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जल विभाजक चौड़े हैं। जल विभाजक चौड़े मतलब इधर वाला जल इधर बहेगा और इधर वाला जल इधर बहेगा, यानी कि जल विभाजक क्या होता है, धरातल का ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जो जल को दो विपरीत दिशाओं में भेजता है, उसे जल विभाजक कहते हैं। तो जल विभाजक काफी चौड़ा है। इसके अलावा जल प्रपात और क्षिप्रिकाएं भी बनती है। युवा प्रकार की जो आकृति होगी तो उसमें जल प्रपात और क्षिप्रिकाएं बनती हैं। अब सर ये क्या आ गया, तो दोस्तों ये आया है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ से जल जो बहकर जा रहा था, तो यहाँ तक इसने कटाव कर रहा है, ये जल ये काटता हुआ लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अचानक से क्या हुआ, एक कठोर चट्टान आ गई। तो इस तरीके से ये जल यहाँ तक तो इसने इस पर्वत को नष्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर कठोर चट्टान आ गई। अब ये इस जल से नहीं कट पा रही, तो जल क्या होगा, इसके ऊपर से जाएगा और ऊपर से जाएगा तो आगे वाली चट्टानों को आसानी से काट देगा। तो आगे वाली चट्टानों को काटेगा तो इस प्रकार की एक आकृति बन जाएगी। तो जल क्या होगा, ऐसे बहता हुआ इधर से सीधा इधर नीचे की ओर गिरेगा। तो इस क्षेत्र को अपन क्या कह देंगे, जल प्रपात। जब जल ऊंचाई से, बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो उसे वाटरफॉल यानी कि जल प्रपात कहते हैं। और ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जब कमजोर चट्टानों के बीच में कोई कठोर चट्टान आ जाती है जो जल के द्वारा नहीं काटी जा सकती, तो फिर क्या होता है, एक सीधी, तो एक दीवार नुमा आकृति बन जाती है जिसमें जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, उसे अपन क्या कह देते हैं, जल प्रपात कह देते हैं। अब ये क्षिप्रिकाएं क्या होती है, क्षिप्रिकाएं भी जल प्रपात की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो आकृति है वो छोटी होती है। अब देखिए इसमें आकृति लंबी थी, लेकिन इसमें क्या हो गया, छोटी छोटी ऐसे ऐसे आकृतियां बन गई, है ना, ऐसे इस तरीके की आकृतियां बन गई। तो इसमें जल क्या हो रहा है, ऐसे उछल उछल के जा रहा है, पानी क्या हो रहा है, ऐसे उछल उछल के गति कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, क्षिप्रिकाएं कह देंगे। तो ये सब आकृतियां कहां पर देखने को मिलती है, युवा अवस्था में देखने पर मिलती है। प्रौढ़ अवस्था में देखेंगे तो वी आकार की घाटियों की गहराई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसके अलावा जल की मात्रा भी अधिक हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो आपस में मिल जाएगी, सहायक नदियां आपस में मिल जाएगी। जल प्रपात नष्ट हो जाएंगे, यानी कि दूसरी अवस्था में जल प्रपात कहीं नहीं दिखाई देंगे, क्षिप्रिकाएं भी कहीं नहीं दिखाई देगी, दलदल क्षेत्र भी प्राय लुप्त हो जाएंगे, वो भी दिखाई नहीं देंगे। अब तीसरी अवस्था में चलते हैं, वृद्धावस्था में। तो वृद्धावस्था में क्या होता है, ढाल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ढाल पूरी तरीके से कम होगा तो पार्श्व अपरदन बढ़ जाएगा। पार्श्व मतलब किनारों पर अपरदन का काम, कटाव का काम शुरू हो जाएगा। जब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जब नदी तेज गति से बहती है तो नीचे, नदी के नीचे कटाव होता है, और जब नदी धीमी गति से बहती है तो किनारों पर कटाव होता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंद ढलान या ढाल प्रवणता कम होने पर नदी के जल के द्वारा कटाव किया जाता है, तो अधोतली कटाव, अधोमुखी कटाव, पार्श्व कटाव, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, पार्श्व कटाव अधिक होगा जब ढाल प्रवणता कम हो जाएगी। पार्श्व अपरदन होगा तो क्या होगा, फिर पूरी तरीके से, जैसे ये वी शेप की आकृति घाटी बनी थी, अब दोनों साइड से काटते काटते इसने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, और बराबर करते ही क्या बन गए, विशाल मैदान का निर्माण हो गया। अब जैसे ही विशाल मैदान का निर्माण होगा, नदी विसर्प बनेंगे, मियंडर्स बनेंगे। सब ये मियंडर्स क्या आ गए, ये अपन आगे भी देखते हैं, इनको डिटेल से पढ़ते हैं। नदी विसर्प बनेंगे, गोखुर झीलें बनेगी और प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि युवा अवस्था में कैसी कैसी आकृतियां बनती है, प्रौढ़ अवस्था में कैसी कैसी आकृतियां बनती है, और वृद्ध अवस्था में कौन कौन सी आकृतियां बनती है। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा है तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि युवा अवस्था में क्या बनती है, उथले वी आकार की घाटियां बनती है, जल विभाजक चौड़े होते हैं, इसके अलावा क्षिप्रिकाएं बनती है, जल प्रपात बनते हैं। फिर युवा अवस्था में क्या आ जाता है, वो घाटियां जो थी वो गहरी हो जाती है। अब दोस्तों ये नहीं कि ये जो आकृतियां अलग अलग जगह बन रही है, नहीं, ये एक ही जगह आकृतियों का विकास हो रहा है, वो आगे की ओर बढ़ रही है, यानी कि पूरा का पूरा पर्वत एक मैदान के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो दूसरी में क्या हुआ, वी आकार की घाटियां गहरी हो गई, जल क्षेत्र बढ़ गया, है ना। इसके अलावा जो नदी विसर्प जो क्षिप्रिकाएं और जल प्रपात थे वो नष्ट हो गए, थोड़े थोड़े मैदान बनने लगे। और तीसरे में क्या हुआ, जब ढलान बिल्कुल कम हो गया तो पार्श्व कटाव होने लग गया, किनारों पर कटाव होने लग गया, जिससे प्राय क्या बन गए, पेनी प्लेन बन गए, जो मैंने अभी आपको बताया पेनी प्लेन बन गए। और इस पेनी प्लेन में कहीं कहीं पर अपने को क्या देखने को मिलते हैं, मोनाड नोक देखने को मिलते हैं। इस तरीके से जल की आकृति का विकास क्रमबद्ध रूप से होता है।
अब अपन देखते हैं कि जो जल के द्वारा एक अपर्दनात्मक आकृति और एक निक्षेपणात्मक आकृति, दोनों चीजों को आप बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। अपर्दनात्मक आकृति यानी जल जहां से पदार्थों को उठाकर ले जाएगा और जहां पर जमा करेगा वो वहां पे कैसी बनेगी, निक्षेपणात्मक, और जहां से उठाकर ले जाएगा वहां से अपर्दनात्मक। दोस्तों आपके 11th ज्योग्राफी का सबसे टफ पॉइंट जिसे अपन कह सकते हैं वो यही चैप्टर है, सबसे टफ चैप्टर है। और अगर इस चैप्टर को आपको समझ में आ गया ना तो फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि आगे आने वाले चैप्टर जो है वो मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करवा दूंगा। बस इस चैप्टर को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो अब देखते हैं जल के द्वारा अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक आकृतियां। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे देखते। हाँ तो दोस्तों अपन देखेंगे अब नदी के द्वारा अपर्दित स्थल रूप, यानी कि जहां से नदी डेबर्स को जो मटेरियल है, पदार्थ है, उनको बहा कर ले जा रही है, वहां पर कौन कौन सी आकृतियां बन रही है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जहां पर ये जमा हो रही है वहां पर किस प्रकार की आकृतियां बनती है, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बार दोबारा से कहता हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर टॉपिक अगर आपको सही तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, यानी कि जो है अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं कंटिन्यूटी इस काम को कर पाऊँ, रेगुलर इस काम को कर पाऊँ, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे मोटिवेशन का मुख्य आधार रहेगा। मेरे कार्य का मुख्य जो ऊर्जा है वो मुझे आपसे ही मिलेगी, है ना। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और कमेंट करके भी मुझे बताना है, ताकि अविरत आपकी पढ़ाई चलती रहे। तो दोस्तों अब देखते हैं नदी। अब अपन ने पहले क्या देखा था कि नदी के द्वारा किस तरीके से जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको पेनी प्लेन में चेंज किया जा रहा है, वहां पर मोनार्ड नोक भी दिखाई देते हैं अपने को। फिर अपन ने देखा था कि नदी के द्वारा जो विकास की गई, जो नदी के द्वारा जो आकृतियां बनाई गई है उनका विकास किस तरीके से होता है, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था। अब नदी के अब जो अपना जल के द्वारा जो अपर्दित और निक्षेपित स्थल रूप है उनका पॉइंट बचा हुआ है। तो आज जो है अपन नदी के द्वारा किया गया अपर्दित स्थल रूप, निर्मित किया गया अपर्दित स्थल रूप को पढ़ेंगे। और इसमें अपन देखते हैं नदी के द्वारा अपर्दित स्थल रूप में दोस्तों घाटियां बनती है कि नहीं बनती? बनती है सर, क्योंकि मैंने बताया था ना कि नदी के द्वारा जब नदी अपर्दित करके पदार्थों को ले जाती है तो वहां पर घाटियां बनती हैं। अब ये घाटियां कई प्रकार की होती है, इनकी गहराई किसी घाटी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, इनकी आकृति अलग अलग प्रकार की होती है। तो घाटियों को उनकी आकृति, उनकी गहराई, उनकी चौड़ाई, है ना, इसके आधार पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन। किस आधार पर बांटा अपन ने घाटियों को? उनकी आकृति के आधार पर, उनकी चौड़ाई के आधार पर। दोस्तों मैं जो है हर चीज आपको बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, मैं वही चीज लिख रहा हूं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सब मैं सिर्फ समझा रहा हूं। आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा, 11th क्लास की बुक में जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो एग्जाम के दृष्टि से उनसे क्वेश्चन नहीं बनते, मतलब समझाने की बात होती है वो, और जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं बोर्ड पे उतार रहा हूं। तो घाटियां जल के द्वारा अपर्दित स्थल की आकृति में पहला रूप क्या आता है आपका? घाटी। अब घाटियां अलग अलग तरीके की होती है, उनकी गहराई भी अलग होती है, उनकी चौड़ाई भी अलग होती है, उनकी आकृतियां भी अलग होती है। इसलिए अपन इसको 3 प्रकार में अपन ने इन घाटियों को बांट दिया। एक है वी आकार की घाटी, दूसरा है गॉर्ज और तीसरा है कैनियन। वी आकार की घाटी आप सीधा सा समझते हैं दोस्तों कि इस तरीके से अगर पर्वत को काटकर कोई नदी आकृति बना रही है तो वो क्या होगी? वी आकार की घाटी, क्योंकि आपके अंग्रेजी का फॉन्ट है ना वी, उस तरीके की शेप इसमें बनती है। गॉर्ज क्या होता है दोस्तों? गॉर्ज होता है जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पर्वत था इस तरीके से, और ये जो है इस तरीके से आपकी कोई क्या बन गई? घाटी बन गई। अब आप देखोगे आप इसमें तो क्या होगा, आपको नीचे से ऊपर तक दोनों जो किनारे हैं उनकी दूरी जो है बराबर रहेगी, दोनों पार्श्व किनारों की दूरी क्या रहेगी? बराबर। देखो यहां पर जितनी दूर है वहां पर भी इतनी दूर है, यानी कि नीचे से ऊपर तक इन दोनों किनारों के बीच की दूरी समान रहेगी, तो उसे अपन क्या कह देंगे? गॉर्ज कह देंगे। ये भी क्या होता है? घाटी ही होता है। तीव्र जो इसके ढलान, जो इसके पार्श्व भाग होते हैं तीव्र ढलान वाले होते हैं। पार्श्व भाग कौन से हो गए? इसके किनारे तीव्र ढलान वाले है ना जी। आगे वाला देखो कैनियन। कैनियन भी एक प्रकार का गॉर्ज ही होता है, एक प्रकार की घाटी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें नीचे की ओर तो चौड़ाई होती है कम और ऊपर की ओर होती है चौड़ाई ज्यादा, यानी कि नीचे की ओर कुछ ये वी शेप की आकृति ले लेती है। तो नीचे चौड़ाई कम हो गई और ऊपर की ओर चौड़ाई ज्यादा हो गई, तो ये क्या होती है? कैनियन। क्लियर है क्या? जी हाँ। आगे देखते हैं। आगे वाला जल गर्तिका। जल गर्तिका क्या होता है दोस्तों? समझिएगा, इसे समझ में नहीं आएगा, बार बार पढ़ते रहोगे, रटते रहोगे, दूसरे जो है कहीं पर ढूंढते रहोगे, लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा जल गर्तिका क्या होता है। दोस्तों जब पहाड़ी क्षेत्रों में जब नदियां बहकर जाती है
है ना। जब पठारी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां जब बहकर जाती है तो उनके तल में, यहाँ पे बना देता हूँ, उनके तल में जो यहाँ से नदी फ्लो हो रही है, इधर से बह रही है ना, अब इधर बह रही है तो ये जो तल है नदी का, जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर अपर्दनित जो साथ लेके आ रही है ना मीटर, वो बह के जा रही है ना नीचे की ओर, यहाँ पर इस पानी के साथ बह के जा रहे हैं। तो क्या होगा, इस तल खंड में कहीं पर छोटे गर्त होंगे ना, छोटा गड्ढा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है ना, इस तल में। तो यहाँ पर इस गड्ढे में क्या हो गया, जो इसके साथ बहकर आ रहे थे कंकड़ पत्थर, वो यहाँ पर जमा हो गए, इसमें फंस गए। इस गड्ढे में क्या हो गए, ये कंकड़ पत्थर यहाँ पे फंस गए। और यहाँ पर फंसने के बाद में इस गड्ढे के अंदर ही ये वर्ताकार घूम रहे हैं, क्योंकि अभी गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहे और जल इनको गति दे रहा है। तो ये अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, हिलोड़े खा रहे हैं, अंदर ही अंदर किनारों पर क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं वर्ताकार, है ना। समझ में आ रहा है आपको। जब नदी फ्लो हो रही है, बह रही है, तो धरातल का जो क्षेत्र है, नदी का जो तल है, इस तल में कहीं पर अगर छोटे गड्ढे आते हैं तो इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर फंस जाते हैं। और फंस कर फिर क्या होते हैं, ये गोल गोल घूमते हैं, डांस करते हैं अंदर ही अंदर। अब जब ये घूमते रहते हैं तो ये क्या करते हैं, दोनों साइड से तोड़फोड़ मचाते रहते हैं। तोड़फोड़ मचाते मचाते क्या होगा, ये गड्ढा धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इस तरीके से, है ना। तो इसको अपन क्या कह देंगे, जल गर्तिका कह देंगे। बस, कुछ है क्या, नहीं है सर। पहाड़ी क्षेत्रों में तल में अपर्दित छोटे टुकड़े गर्तों में फंसकर वृत्ताकार घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। और ये जल गर्तिका धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बस इतना सा याद रख लेना। क्लियर है क्या जी? क्लियर। दोबारा से बताएं, नहीं चलेगा। दूसरा देखो, अवनमित कुंड। अवनमित कुंड क्या होते हैं, जल गर्तिका आपने समझ लिया ना, कि जो नदी है इसके तल में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिनमें कंकड़ पत्थर फंसकर गोल गोल घूमते हैं और यहाँ पर इस गर्त को चौड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, वही जल गर्तिका कहलाती है। अब अवनमित कुंड क्या होते हैं, वो भी जल गर्तिका ही होते हैं। अवनमित कुंड भी सेम वही होते हैं, लेकिन ये कहाँ पर बनते हैं। अब देखो, ये आपका पर्वत था और यहाँ से ये क्या बना, ये पर्वत है, यहाँ से पानी बहकर आ रहा है, तो यहाँ गिरेगा तो बताओ क्या बनेगा, पानी जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाटरफॉल बनेगा। क्या बनेगा, वाटरफॉल, यानी कि जल प्रपात बनेगा। अपन ने पहले देखा ना, जल प्रपात बनेगा। अभी जल प्रपात क्यों बनता है, क्योंकि सर यहाँ पे कठोर चट्टानें आ गई, कठोर चट्टानों को जल काट नहीं पा रहा, तो जल क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। तो यहाँ पर जब जल ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो इस तल में जो छोटे कंकड़ पत्थर जमा थे, है ना, जो छोटे छोटे गर्त थे उनमें कंकड़ पत्थर जमा थे, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जल गर्तिका बना रहे हैं, है ना। तो जहाँ पर जल प्रपात के क्षेत्र में जहाँ पर जल गर्तिका बनती है उसे अवनमित कुंड कहते हैं। बस, ये भी क्या है, एक जल गर्तिका का ही रूप है, लेकिन ये वाटरफॉल यानी कि जल प्रपात के क्षेत्रों में बनते हैं। अब देखो आगे, अधःकर्तित और विसर्प या गंभीरभूत विसर्प। अधःकर्तित या गंभीरभूत विसर्प। विसर्प दोस्तों अपन अभी आगे पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो में, कि विसर्प क्या होते हैं, नदी विसर्प होते क्या हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने ये कहा था कि जब पानी बहकर जाता है, जब पानी बहता है और उसकी स्पीड तेज होती है, जब तेज गति से पानी बहता है, तो बताओ कहाँ कटाव करता है, तल में कटाव करता है सर। जब पानी तेज गति से बहता है तो नदी अपने तल में कटाव करती है। सतह और तल समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। यानी कि ये नदी है, तो अगर इस क्षेत्र में नदी बह के जा रही है ना, तो इसमें नीचे की ओर, तल की ओर जो कटाव होगा वो क्या होगा, अधोतल कटाव जिसे अपन कहते हैं। वो स्पीड तेज होने पर इस प्रकार का कटाव करता है पानी। लेकिन जब स्पीड कम हो जाती है तब क्या करता है, वो पार्श्व कटाव करता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई क्षेत्र था, पठारी क्षेत्र, इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे क्या था, इसमें मंद ढलान था, कम ढलान। अब कम ढलान वाली जगह तो होगा ना विसर्प, यानी कि पार्श्व अपर्दन कहाँ होगा, कम ढलान वाले क्षेत्र। अब नदी यहाँ से इधर बह के आ रही है ना, इधर बह के आ रही है, तो यहाँ पे ढलान क्या है, इसका कम है ना। तो ढलान कम होने की वजह से बताओ नदी कहाँ कटाव करेगी, किनारों पर कटाव करेगी। तो किनारों पर कटाव करेगी तो नदी क्या होगी, इस तरीके से मीएंडर्स बनाएगी, यानी कि एक सर्प जैसी आकृति बना देगी। यानी कि नदी पहले सीधे जा रही थी और अगर तल में कटाव होता तो क्या बन जाती, घाटी बन जाती, यानी कि गहरी हो जाती, है ना। लेकिन नदी जो है तल में कटाव ना करके किनारे पे कटाव कर रही है। तो नदी इस तरीके से किनारे पे कटाव करेगी तो बताओ इधर घूम के पानी इधर आने लग जाएगा। इस तरीके से सांप की जैसी आकृति बन जाएगी, जिसे अपन क्या कहेंगे,
विसर्प, है ना, रिवर मियंडर्स या नदी विसर्प कहेंगे। लेकिन अगर नदी विसर्प सामान्यतः कहाँ पर बनते हैं? मैदानों में बनते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में बनते हैं। लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्रों में नदी विसर्प बन रहे हैं तो उसे अपन क्या कह देंगे? गंभीरभूत विसर्प या अधःकर्तित विसर्प, जो कठोर चट्टानों में भी बनते हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कम ढलान वाले क्षेत्रों में नदी पार्श्व कटाव करती है और पार्श्व कटाव करने पर इस प्रकार की आकृतियाँ बनती है जिन्हें अधःकर्तित विसर्प या गंभीरभूत विसर्प कहा जाता है। आगे आती है नदी वेदिकाएं। अब ये लास्ट है अपना अपरदित स्थल रूप में। नदी वेदिकाओं में देखो, नदी वेदिकाएं होती क्या है? नदी वेदिकाएं होती है बाढ़ मैदान के तल चिन्ह। क्या होते हैं? बाढ़ मैदान के तल चिन्ह। अब ये बाढ़ मैदान क्या होता है? बाढ़ मैदान होता है दोस्तों जिस क्षेत्र से नदी बहकर जा रही है ना, जिस बेल्ट से, जैसे कि मान लीजिए इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र तक नदी क्या हो रही है? बह के जा रही है ना। तो जहां से नदी बह के जा रही है वो उसका क्या हो गया? बाढ़ क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? बाढ़ क्षेत्र। यानी कि जिस रास्ते से नदी जा रही है वो रास्ता उसका क्या हो गया? बाढ़ क्षेत्र। अब उस बाढ़ क्षेत्र में जैसे मान लीजिए नदी का पानी रोक दिया जाए, और नदी का पानी रोक दिया तो जिस क्षेत्र से नदी बह रही है तब तो अपने को उसके नीचे कैसी आकृतियां बनी है ये नहीं पता चलता। लेकिन जब पानी रुक गया तो फिर अपने को नीचे की आकृतियां दिखाई देती है कि पानी के अंदर जो है नदी किस तरीके की आकृतियां बना रही है। तो वही क्या होती है? नदी वेदिकाएं होती है। देखो, नदी वेदिकाएं दो तरीके की होती है, एक तो युग्मित वेदिकाएं और एक अयुग्मित वेदिकाएं। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? बाढ़ मैदान है, यानी कि फ्लो कैसा होगा? पानी ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से आकृतियां बन रही है ना। जैसे मान लीजिए पहले पानी यहाँ तक बह रहा था, है ना, यहाँ तक बह रहा था, तो ये क्या हो गया? नदी का बहाव क्षेत्र हो गया। लेकिन पानी में क्या हो गया? मात्रा में वृद्धि हो गई। पानी की मात्रा में वृद्धि हुई तो पानी अब कहाँ से कहाँ तक बहने लग गया? यहाँ से यहाँ तक। फिर वृद्धि हुई तो ये इधर कटाव करके यहाँ तक बहने लग गया। मतलब ये क्या है? बाढ़ के मैदान के तल चिन्ह है, यानी कि जहां से पानी बह के जा रहा है उसके तली के चिन्ह है। तो जहां पर देखो समान आकृतियां होती है, ऊपर वाले में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एक स्टेप ऐसे बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, इधर भी स्टेप बिल्कुल सेम स्टेप बनी हुई है। अगर अपन मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये स्टेप्स ये जो है मिल जाती है, मिल रही है ना दोस्तों। तो जब दोनों साइड के किनारे एक ही जैसी आकृति के हो तो उसे युग्मित वेदिकाएं कह देते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड के किनारे एक जैसी आकृति के ना हो, जैसे ये इसमें मिल रहा है लेकिन ये इसमें मिला देंगे, लेकिन ये कहाँ मिलाएंगे फिर, है ना। तो दोनों साइड के किनारे एक जैसी आकृति के ना हो तो उसे क्या कह देंगे? अयुग्मित वेदिकाएं कह देंगे। तो समझ में आ गया कि युग्मित और अयुग्मित वेदिकाएं क्या होती है। नदी वेदिकाएं क्या होती है? नदी वेदिकाएं नदी के बाढ़ के तल चिन्ह होते हैं। जहां से नदी बहकर जा रही है उसमें नीचे उसके किनारों में उसके तल में किस प्रकार की आकृति बन रही है वो नदी वेदिकाएं कहलाती है। और ये अपर्दनात्मक स्थल रूप है। कैसा है? अपर्दनात्मक स्थल रूप। इसमें जब दोनों किनारे यानी कि इधर से लेकर इधर तक जब सेम आकृति होती है उसे युग्मित वेदिकाएं कह देते हैं, और असमान जब आकृतियां होती है उसे अयुग्मित वेदिकाएं कह देते हैं। तो ये पढ़ा दोस्तों अपन ने नदियों के द्वारा अपर्दित स्थल रूपों के बारे में। इसमें अपन ने पढ़ा घाटियों के बारे में, फिर घाटियों के बाद में अपन ने जलगर्तिका, अवनमित कुंड, फिर अधःकर्तित विसर्प या गंभीरभूत विसर्प, और फिर नदी वेदिकाएं। याद रखना है ये क्या है? अपर्दनात्मक आकृतियां हैं। सीधा सा आपसे एग्जाम में से पूछा जा सकता है निम्न में से जल द्वारा अपर्दित स्थल रूप है, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। घाटी दे दी, है ना, फिर आपको जलगर्तिका दे दिया, और फिर आपको अवनमित कुंड दे दिया, और चौथा आपको प्राकृतिक तटबंध दे दिया। तो आप कौन से 3 थे? शुरुआत वाले। प्राकृतिक तटबंध क्या है? मैदानी क्षेत्रों में बनने वाला निक्षेपित स्थल रूप है। यानी कि ये कह सकते हैं ये सब क्या है? अपर्दित स्थल रूप है। चारों अपर्दित स्थल रूप याद रखने हैं। घाटियां, इसके अलावा जलगर्तिका, अवनमित कुंड, अधःकर्तित विसर्प या गंभीरभूत विसर्प, और नदी वेदिकाएं। ये सब क्या है? जल के द्वारा अपर्दित की गई स्थल आकृतियां हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जल के द्वारा निक्षेपित की गई स्थल आकृति। अब दोस्तों एक चीज समझिए, घाटियां बन रही है मतलब पर्वत को काटकर मटेरियल को बहाकर ले जा रहा है पानी। जलगर्तिका यानी कि जो कुंड जो बन रहा है ना, जो कुंड से मटेरियल हट रहा है, अरे भाई ऐसा धरातल था तो इसमें से ये जो पदार्थ जाएगा ये कहीं ना कहीं जाकर तो जमा होगा। ऐसे ही अवनमित कुंड का, और ऐसे ही जो नदी मेंडर्स बन रहे हैं, जो विसर्प बन रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उनके मटेरियल भी कहीं ना कहीं जमा होंगे। यहाँ से जो कट के गया है ये क्षेत्र जो यहाँ से जो
स्थल खंड है या जो पदार्थ है वो बह कर गए हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर जमा होंगे। अब जहाँ पर वो जमा होंगे वहाँ पर भी आकृतियाँ बनेगी और उनको अपन कह देंगे जल के द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियाँ। ये पढ़ा अपन ने जल के द्वारा अपरदित स्थलाकृतियाँ। तो दोस्तों आई होप मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने सहपाठियों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।